गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल और फॉर्मल चार्ज। ऑक्टेट रूल क्या होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ऑक्टेट रूल ये ऑक्टेट का मतलब हमने पहले बताया था कि जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन ही है, इसके फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 6, तो ये अगर स्टेबलाइज होना चाहता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा ये -2। तो जैसे ही ये 2 गेन कर लेता है तो इसके सेकंड सेल में हो जाते हैं 8। तो इसका मतलब हम ऐसे बोल देते हैं ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये ऑक्टेट जो कंप्लीट हो गया ये इसी बेस के ऊपर चलेगा कि जो ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है तो ये किस रूल से रिलेट करता है। तो ये ऑक्टेट रूल से रिलेट करता है। इसको एक लेविस ने ही ऑक्टेट रूल के नाम से दिया, तो हम इसको ऑक्टेट रूल के अंदर आज समझा रहे हैं कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। तो क्या कहोगे, द एटम्स, इस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, द एटम्स जो होते हैं कंबाइन आइदर टू, और ये कह रहा है कि कोई 2 एटम कंबाइन होता है आइदर बाय ट्रांसफर और बाय गेनिंग और लॉसिंग, मतलब गेन और लूज करके। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे या गेन करेंगे या लॉस करेंगे। ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन ही है, ये O2 ऐसे होता है O + O, तो ये होता है 8, ये होता है 8, तो ये होता है 2 6, ये होता है 2 6, तो ये 2 4 6, ये 2 4 6 दिखा दिया। ये ऐसे जब हो गया तो इसके 8 हो गए, जब इसका इस तरह हो गया तो 8 हो गए, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो डबल बॉन्ड बना ना, ये क्या हो रहा है, ये शेयर करके हो रहा है। जैसे सोडियम NaCl में क्या होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देता है, इसको ट्रांसफर कर देता है, तो ये लॉस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो कोई भी एलिमेंट कंबाइन होता है या तो गेन करने से या लॉस करने से या शेयरिंग करने से, तो वो क्या कहलाता है, उस जिससे उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। उसको क्या कहते हैं, हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आया कि द एटम्स कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर और बाय गेन और लॉस, और होंगे कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के या तो गेन लॉस या ट्रांसफर से जो आपके अपने जो ऑक्टेट होता है, अपनी जो लास्ट सेल होता है, उसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बढ़ाना ही क्या कहलाता है, आपका ऑक्टेट रूल कहलाता है। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम जो होता है 11 281, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा, Na++ इलेक्ट्रॉन, तो ये लॉस से हुआ है। मान लो ऑक्सीजन का मैंने अभी बता भी दिया था, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन होता है 8 2 6, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा O2-। इसको क्या कह देंगे हम, गेन से। और ये जो O2 में मैंने बताया ये कैसे हुआ है, शेयरिंग से। तो या तो कंप्लीट ट्रांसफर से या गेन करने से या शेयरिंग करने से, अगर किसी की लास्ट सेल की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाती है या उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऑक्टेट रूल की एप्लीकेशन बताता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि इस रूल से आप क्या कर सकते हैं, इस रूल से आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे एप्लीकेशन में अगर हम बताएं, एप्लीकेशन में जो फर्स्ट है वो एप्लीकेशन है, ये रूल हेल्प करता है कि कोई भी एटम और जो मॉलिक्यूल, इट है ऐसे लिख सकते, इट हेल्प टू एनी मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज
स्टेबलाइज कैसे होता है, गेन से होता है या लॉस से होता है या शेयर से होता है। तो हम उसके अंदर ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कैसे हो रहा है। जैसे CO2 है तो C दो डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, तो इससे क्या हो जाता है, दो ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं, शेयर हो रहा है, दो ये इसके हैं, तो इस कार्बन के 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, इसके 2 4 6 और 2 8, तो ये इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ये चीज यही बताता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, शेयरिंग में भी सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो और कंप्लीट ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशन यही है कि जो ऑक्टेट रूल आपका होता है ये हेल्प करता है कि एटम और मॉलिक्यूल जो कंबाइन होते हैं ये आपके शेयर से हो रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफर से हो रहे हैं। जैसे मैंने CO2 का एग्जांपल ले लिया कि जैसे CO2 में 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, तो हमने एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बनने वाले बॉन्ड उनको डबल बॉन्ड रखा है। ये किस बेस पे रखा है, ये ऑक्टेट रूल के बेस पे ही रखा है कि हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हम ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 8 पूरे कर दें। जैसे इसके 2 4 6 2 8, अगर इससे पूछा जाता है इसके 8 हो गए, इसकी बात की जाएगी तो इसके भी 8 हो गए हैं, और इसकी बात करी जाएगी तो इसके भी 8 हो गए। तो इस तरह से शेयरिंग करने से क्या हो जाता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आती है इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब इसकी क्या कमियां हैं। तो पहली कमी तो साफ यही है कि हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें ऑक्टेट पूरा कहा हुआ है, इसमें क्या पूरा हुआ है, ड्यूप्लेट। क्या पूरा हुआ है इसमें, ड्यूप्लेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ ये हुआ कि हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट रूल नहीं लगता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना क्या करता है, हाइड्रोजन हुआ या लिथियम हुआ, वो अपने ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप हाइड्रोजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है हाइपर वैलेंट एलिमेंट जो आपके होते हैं, हाइपर वैलेंट एलिमेंट सॉरी मॉलिक्यूल जो आपके एग्जिस्ट करते हैं, मैं अभी बताता हूँ। जैसे PCl5, SF6, IF7, इन केस में ये रूल फेल हो जाता है। कैसे, जैसे PCl5 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये P है, ये Cl 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 है, तो यहाँ पर ये 2, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी, इसके भी। बट फास्फोरस के देखो 2 4 6 8 10, जिसकी वैलेंसी या जिसके इलेक्ट्रॉन 8 से हाई हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट। क्या बोलते हैं उसको, हाइपर वैलेंट। तो इस केस में कितने हो गए, इसमें फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 से ज्यादा है तो हाइपर वैलेंट है। तो इस केस में भी इनके तो 8 पूरे हो रहे हैं सब क्लोरीन के, तो लेकिन फास्फोरस के 10 हो रहे हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल, जैसे इसमें इसके 12 होंगे, इसमें इसके 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हाइपर वैलेंट। उन केस में भी आपका ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तीसरा है ओड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओड इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या मतलब, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे CO, तो कार्बन में 6, ऑक्सीजन के अंदर कितने हो गए, 8 होते हैं। 8 NO ये जिसमें 3 नहीं आएंगे, NO एग्जांपल लो, NO में कितने हो जाएंगे, इसमें 7 और ऑक्सीजन में कितने, 8, 8 और 7 15। तो इसमें हम ऑक्टेट रूल कभी भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्टेट में 8 होने चाहिए, इसमें ओड नंबर में है, ओड से कभी इवन इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है, ना ये स्टेबिलिटी बताता है, ना ये मॉलिक्यूल्स की शेप बताता है। तो याद रखोगे ऑक्टेट रूल क्या होता है, एक बार समअप कर देता हूँ। ऑक्टेट रूल होता है कोई भी एलिमेंट, चाहे वो गेन करके, चाहे वो लॉस करके, चाहे शेयरिंग करके, अगर अपने लास्ट सेल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी अगर बनाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल, यानी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना। और जैसे सोडियम है वो लॉस करके, मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा
करते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है ऑक्टेट रूल की? एप्लीकेशन ये होती है कि ऑक्टेट रूल जो होता है वो आपको ये हेल्प करता है कि आप उनके बीच में शेयरिंग करोगे या उनके बीच में ट्रांसफर करोगे। और भाई लिमिटेशन ज़्यादा है। एक तो क्या, ये हाइड्रोजन जिनके ऑक्टेट पूरा नहीं होते, जिनका ड्यूप्लेट पूरा होता है उनके इसमें फेल हो जाता है। दूसरा, जिनकी वैलेंसी 8 से ज़्यादा चली जाए उसको हाइपरवैलेंट कहते हैं, उनके इसमें फेल हो जाता है। जिनके अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो उनके केस में फेल हो जाता है। ना ये स्टेबिलिटी बताता है, ना ये किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप बताता है। ठीक है, तो आप ये ऑक्टेट रूल आप तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बता दिया था, उसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक जो बॉन्ड होता है उसकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। मैं एक बार इसमें इंक डाल लेता हूँ। तो ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर 1 ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके चार्ज होते हैं उसके फॉर्मेशन होने की ईज क्या है, मतलब कितनी जल्दी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एलिमेंट। ठीक है, न्यूट्रल जो होते हैं एलिमेंट्स उनसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितनी जल्दी बनते हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड। या एटम्स भी बोल सकते हो, इसकी बजाय क्या बोल सकते हो? एटम्स। दूसरा, ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट टू फॉर्म सॉलिड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक आके एक सॉलिड कंपाउंड बनाए। इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल देते के बताता हूँ, फिर आगे समझाएंगे। NaCl है, ये कैसे बना होगा? Na जो है इसके 11 होते हैं 281, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ये Na पॉजिटिव में गया होगा। Cl नेगेटिव जो 17 होता है 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा और ये बन गया होगा आपके पास क्या? Cl नेगेटिव आयन। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए। अब ये दोनों कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? ये NaCl। इन दोनों के आयंस बनने के ऊपर डिपेंड करता है और इन दोनों के कंबाइन होकर सॉलिड मॉलिक्यूल बनने पे डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास है, सबसे पहला जो 3 पॉइंट्स यहाँ पर समझ में आने चाहिए आपको। नंबर 1 लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्या? लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर बनाना चाहते हो तो उसकी आयनाइजेशन जो मॉलिक्यूल है, जैसे NaCl ये एग्जांपल ले रहा हूँ, तो Na पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव अगर आता है तो कौन सी एनर्जी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी कि जो अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो क्या बोलोगे? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी लो मींस मतलब किसी की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आसानी से इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा? आसानी से
इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, इजिली लूज। तो इसका मतलब लेस अगर आयनाइजेशन एनर्जी वी आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, लेस वी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी इज हाई। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम अगर रही तो आप उसको आसानी से क्या कर दोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी आयन बनेगा, जल्दी आयन बनेगा तो टू फॉर्म आयोनिक मॉलिक्यूल्स, आयनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने की ईज क्या रहेगी, ग्रेटर। तो आप इस बात पे ध्यान दो, अगर आयनिक कंपाउंड बनना होता है तो उसमें एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, ये आयनिक कंपाउंड में पहले बता चुका हूँ। तो आयनिक कंपाउंड में अगर एक कैटायन है, कैटायन अगर फॉर्म होता है तो उसमें आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। यानी कि मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी मॉलिक्यूल्स के लिए वो लेस है, क्या है, किसी मॉलिक्यूल के लिए लेस, तो वो मॉलिक्यूल सॉरी एटम किसी एलिमेंट के लिए वो लेस है तो वो जल्दी आयन में जाएगा। तो जल्दी आयन में जाएगा तो जो आयनिक बॉन्ड है वो फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, उनकी उनकी टेंडेंसी ज्यादा रहेगी कि वो आपको कम एनर्जी देने से ही आपका आयन वो कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एटम टू फॉर्म कैटायन शुड बी लो। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कैटायन फॉर्म करने के लिए अगर आपकी कम है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर, पहला तो आयनाइजेशन एनर्जी कम मींस कैटायन बनने के लिए। अब दूसरा जो पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए काम करेगा। तो दूसरा पॉइंट आपको देना पड़ेगा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब जैसे ये है आपका क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एलिमेंट। यानी ये अगर लॉस करता है सोडियम तो क्लोरीन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करते हैं तो जो एनर्जी ये रिलीज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या कहोगे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी है हाई, क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी हाई है, इसका मतलब, और वो भी कौन सी, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो नेगेटिव आयंस है वो फॉर्म होने की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, हाई होगी, और वो आसानी से क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयंस बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा। अरे ये लूज करेगा तभी तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी टेंडेंसी अगर कम है और इसकी टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम टू फॉर्म एन आयन शुड बी हायर नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लैटिस एंथैल्पी। ये क्या होती है, इसको मैं अलग से क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब ये एक एटम जो था वो कैटायन बन गया, दूसरा एनायन बन गया, तो जैसे ये कैटायन बन गया है और ये आपका क्या है, एनायन बन गया है, तो बन क्या गया ये आपका MX सॉलिड। तो जो कैटायन और एनायन मिलके जो कंपाउंड बने, जैसे अब आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, सोडियम जो है सॉलिड से Na पॉजिटिव में गया इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। ठीक है, तो इसके दौरान तो जो एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसके दौरान होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और इसमें जो होगी वो होगी लैटिस एंथैल्पी। क्या बोल गया, लैटिस एनर्जी। तो ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए लो, ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हाई।
ये दो बातें आई है। ये लो होने का मतलब जल्दी कैटायन बनेगा, ये हाई होने का मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो अगर अच्छी होगी तो फिर अब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ, क्या होता है ये, दो जो अलग अलग कैटायन और एनायन होते हैं उस दौरान वो जब दोनों कंबाइन होते हैं तो उस दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी लैटिस एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन फ्री आयंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, या मैं एनर्जी लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द फ्री आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। कि जब दो फ्री आयंस, कैटायन और एनायंस, जब दोनों कंबाइन होकर एक सॉलिड कंपाउंड बनाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन, सॉरी लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर लैटिस एंथैल्पी आपकी ज्यादा होगी तो उतनी ही जल्दी क्या होगा आपका, मतलब ऐसे लिख सकते हो, लैटिस एंथैल्पी हाई, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स बताए। क्या सिंपल वे में 3 वर्ड में ध्यान रखना चाहो, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, कम होने का मतलब जल्दी आयन में जाएगा, कम एनर्जी रिलीज हो, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कैटायन में चला जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। और तीसरा, combination of the free ions to form a solid compound, the energy release is called lattice enthalpy should be high। अगर आपकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी तो आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल देके मैं बताता हूँ, सोडियम में ने जब Na से Na पॉजिटिव में गया, इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है 495 किलोजूल, ठीक है, पर मोल। यानी कि आप सोडियम को इतनी एनर्जी दोगे तो वो आयन में चला जाएगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो क्लोरीन के लिए होती है वो होती है -348 किलोजूल पर मोल। यानी कि इतनी एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अब जब इसका ये इतनी एनर्जी पे लॉस हो गया, इतनी एनर्जी पे गेन हो गया, अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो जो ये आपका होगा एनर्जी रिलीज जो करेगा वो करेगा -788 किलोजूल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैटायन लॉस से बनेगा, एनायन गेन से बनेगा। कैटायन लॉस से बनता है, उसके लिए जो एनर्जी चाहती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी, गेन से बनता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और दोनों कंबाइन अगर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, सॉरी लैटिस एंथैल्पी। अब मैं इसको सम अप करता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 पॉइंट से ध्यान रखो। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एटम टू फॉर्म कैटायन शुड बी लो। अगर आप जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहते हो तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो वो जल्दी कैटायन में जाएगा, कम एनर्जी रिलीज करते इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एटम फॉर एनायन शुड बी हाई, हाई नेगेटिव होनी चाहिए। यानी कि ये जल्दी से लॉस करना चाहिए, ये जल्दी से उसको गेन करना चाहिए। अब कैटायन एनायन बन गए, अब इन दोनों फ्री आयन से जुड़ने से जो एनर्जी चेंज होगी उसको क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी। वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। इन पॉइंट से अगर ये 3, कोई भी आयनिक जब मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी आपकी हाई होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, आयनिक बॉन्ड जल्दी फॉर्म होगा। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड ही है कि जो आपके पास लैटिस एंथैल्पी का वर्ड आया था, आगे लैटिस एंथैल्पी क्या होती है वो बताना पड़ेगा अब आपको दोबारा से। लैटिस एंथैल्पी कुछ नहीं है, मैं पीछे भी बता चुका हूं, लेकिन एज ए क्वेश्चन भी मैं इसको करवा देता हूं कि इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब गेन और लॉस दोनों हो सकते हैं। रिक्वायर्ड टू, मैं यहाँ चलो लिख देता हूँ, गेन और लॉस, मतलब या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो गेन कर रहा होगा या वो लॉस कर रहा होगा। टू कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ, कंप्लीटली
सेपरेशन ऑफ, जो मॉलिक्यूल होता है उसको कंप्लीटली सेपरेशन करने के लिए 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक, सेपरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। सिंपल सा है कि NaCl अगर आपके पास है तो ये वापस से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। जो एनर्जी आपकी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस एंथैल्पी। यानी कि अगर ये टूटता है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, Mx सॉलिड है तो क्या होगा, M पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होती है, इस केस में तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव, U फॉर लैटिस एंथैल्पी। या ये कह सकते हो M पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव टू फॉर Mx सॉलिड, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H जो होगा आपका वो माइनस U होगा। कहने का मतलब चाहे इससे ये हो चाहे ये हो, एनर्जी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी ही कहेंगे। यानी कि जब दो आयंस यानी कि कैटायन और एनायन कंबाइन होते हैं उससे जो मॉलिक्यूल्स बनता है, या वो जो कंबाइन मॉलिक्यूल्स वो अगर आयंस में ब्रेक होता है उस दौरान जो एनर्जी चेंज होती है ना, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको, लैटिस एनर्जी। यानी कि Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव आयंस है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जब दोनों कंबाइन होते हैं जो एनर्जी चेंज होगी उसको लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। या NaCl एक सॉलिड कंपाउंड है, उसको जो एनर्जी देंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अलग से टूट जाता है, जो एनर्जी चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या हुई, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू इट्स आयंस। एक मोल सॉलिड का उसके आयंस में टूटना, जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ आयंस पे। किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयंस पे। दूसरा डिपेंड करता है ये चार्ज ऑन आयंस पे, आयंस पे। ठीक है, यानी कि साइज कैसा है और आपकी उनके ऊपर चार्ज कौन सा है। तो स्मॉलर द साइज, इसको बताता हूँ, इसमें लिखोगे आप स्मॉलर द साइज। अगर किसी का साइज छोटा है उसका मतलब क्या होता है, साइज छोटा है इसका मतलब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस कम है। आई बात समझ में, मतलब किसी का साइज छोटा है किसी का बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस आता है, साइज छोटा है इसका मतलब न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होती है। अगर वो डिस्टेंस कम होती है तो उनके बीच की अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब अगर किसी आयंस का साइज छोटा होगा तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, अट्रैक्शन इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन हाई और इलेक्ट्रॉन ऐसे बोलो लैटिस एंथैल्पी आपकी हाई रहेगी। सीधी सी बात है, अगर NaCl है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ना है, तो इसका अगर छोटा साइज होगा तो इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। इसका भी अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर ओवरऑल अट्रैक्शन क्या रहेगा, हाई रहेगा। अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब समझे, साइज ऑफ द आयंस पे डिपेंड कर गया। अगर आपका साइज जो है वो अगर छोटा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, तो हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा होता है चार्ज, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द आयन। अगर चार्ज है जैसे सोडियम पे +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, इन चार्ज पे भी डिपेंड होता है। जैसे Cl पे -1, ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे -3, तो ये इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इनका अगर ये चार्ज है या ये है या ये है, इस चार्ज पे डिपेंड करता है। तो क्या कहोगे, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयंस, ग्रेटर, जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो कुलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर ये चार्ज ज्यादा होगा तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये दो फैक्टर पे हमारी लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है, एक तो साइज ऑफ द आयंस,
यानी साइज ऑफ द आयन स्मॉलर है तो अट्रैक्शन लार्जर है, तो इलेक्ट्रॉन आयंस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, तो इसलिए आपकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर चार्ज पे डिपेंड करता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है तो कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, जिसको का मतलब क्या हुआ कि लैटिस एंथैल्पी आपकी ज़्यादा होगी। क्लियर? अब मैंने पहले करवा दिया था आपको फॉर्मल चार्ज निकालने का, मैंने काफ़ी स्ट्रक्चर्स बता दी थी फॉर्मल चार्ज निकालने की। आप फॉर्मल चार्ज के मैंने कुछ प्रैक्टिस करके इस पे डाल दिए हैं, वो आप अच्छे से असाइनमेंट में आप उनको अच्छे से करोगे। अब मैं आपको एक टॉपिक समझा देता हूँ, उसका नाम है फॉर्मल चार्ज। ये क्या होता है फॉर्मल चार्ज? इसके डायरेक्ट टेक्निक बता देता हूँ। फॉर्मल चार्ज होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ शेयर पेयर। ये तो क्या होता है वैलेंस लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होता है? डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, ये बॉन्डिंग जो करते हैं उनकी बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल चार्ज क्या हुआ आप खुद सोचो। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोलो इट इज द डिफरेंस, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से घट रहे हैं ना, तो बोलो इट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलोगे? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनका डिफरेंस है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ किस किस का? टू द नंबर ऑफ शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर लोन पेयर है, ये शेयर पेयर है। तो मैं लोन पेयर शेयर पेयर बता देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था NH3 की स्ट्रक्चर में ये था, ये ऐसे था, तो ये तो वन लोन पेयर हो गया, इसको तो L कहेंगे। ये जो है 1 2 और 1 3, ये 1 2 3 ये क्या हो गए? शेयर पेयर हो गए। तो लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर और शेयर पेयर का 1/2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, तो जो बचता है वो क्या बचता है? आपका फॉर्मल चार्ज बचता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकालना बताता हूँ, ठीक है। मैं 2-3 प्रैक्टिस करवा दूंगा, बाकी आप कर लेना। बिल्कुल डायरेक्ट टेक्निक से बता दिया ये आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं O3 का बताता हूँ, तो लेविस डॉट भी बता देता हूँ O3 की। तो जो O की स्ट्रक्चर होगी इस तरह से बनती है। अभी ये आपका हो गया, तो इसमें ये 2 ये है, इसका मतलब इसको आप ऐसे डॉट से दिखा दो। 2 2 4 6 2 8 2 4, ये 2 6 और इसके 2 8, इसके 2 4 6 2 8 आपने ये दिखाया। इसको मैं 1 नंबर ऑक्सीजन मान लेता हूँ, इसको मैं 2 नंबर, इसको मैं 3 नंबर। अब मैं इनका फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। तो ऐसे बोलोगे फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑक्सीजन निकालना है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया था? V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। ये आपका फॉर्मल चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज निकालना शुरू करते हैं। FC इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका निकालना चाहते हो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ऑक्सीजन 8 2 6, तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, ये मैंने लिख दिया, माइनस लोन पेयर जिसका निकाल रहे हो। जैसे इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हो ना फर्स्ट का, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? तो ये आपका 1 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो -2 माइनस हाफ ऑफ इस ऑक्सीजन के कितने शेयर पेयर हैं? तो देखो इसके 1 2 3, तो 3 शेयर पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो कितने हो जाएंगे? 6। तो इसको कर लो 6 घटा 2 घटा 4, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया आपका 0। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है? फॉर्मल चार्ज 0। अब निकालते हैं दूसरे ऑक्सीजन का, तो क्या बोलोगे? फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन। जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसका निकालेंगे, तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सेकंड ये है ना, ऑक्सीजन के तो 6 ही होते हैं, माइनस लोन पेयर 2 और 2 4, भाई लोन पेयर करने थे ना, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो, माइनस हाफ ऑफ शेयर पेयर कितने हैं? 2 और 2 4, तो कितने हो गए ये? 6 घटा 4 घटा 2, तो
इसका भी चार्ज कितना आया, 0 आया। यहाँ पर ये 3 आएगा भाई, तो ये आएगा +1। अरे देखो ना, 6 - 2, 2 को 3 से डिवाइड करोगे 3 2 5 +1 आया, इसका क्या आएगा 0। अगला है फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन। थर्ड ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, Fc = इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, इसके लोन पेयर कितने 2, इसके शेयर पेयर कितने 6, तो ये कितना आया भाई 2, तो ये हो गया 2 4 और 6, और इसके 2 ये हो गए। तो इसमें आपने करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6, लोन पेयर 2 4 6 सब्ट्रैक्ट, बॉन्ड पेयर 1, तो 2, कितना हो गया ये -1। तो कहने का मतलब जो ऑक्सीजन पहला था उसका चार्ज कितना है अपने पास, ऑक्सीजन नंबर 1 जो था उसका चार्ज आया है +1, ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट पे कितना है +1, ऑक्सीजन नंबर सेकंड पे कितना आया है 0, और ऑक्सीजन नंबर थर्ड पे कितना है -1। तो इस तरह से आपका ये इसका तो इस ऑक्सीजन के ऊपर तो चार्ज होता है +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -1, और इस पे चार्ज जो होता है वो होता है इस पे होता है -1 और इस पे होता है 0। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर में किसी के ऊपर भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे 0 हो, कोई भी आ सकता है। एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ आपको, इसमें लेविस डॉट और ये फॉर्मल चार्ज दोनों साथ हो जाएंगे। COCl2 के अंदर आपको कार्बन ऑक्सीजन दोनों क्लोरीन पे चार्ज निकालना है, तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो C इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर बनती है भाई, ठीक है। तो ये इधर ऑक्सीजन, ये इधर Cl, इधर Cl। आप कहोगे सर ये कैसे बनाएंगे, लेविस डॉट बनाओ, 2 4 6 2 8, इसके लिए हो जाएगा 2 4 6 2 8, इलेक्ट्रॉन डॉट से पूरा करो, ये 2 4 6 2 8, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा Fc = वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कितने होते हैं, कार्बन 6 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, माइनस लोन पेयर नहीं है 0, माइनस बॉन्ड पेयर हाफ ऑफ शेयर पेयर का मतलब बॉन्ड पेयर, तो 2 इस कार्बन के साथ ये शेयर है, ये शेयर है, ये, तो 1 2 3 4 शेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, तो कितना आया चार्ज 0। चलो ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे निकालते हैं Fc = ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर, ऑक्सीजन पे देखो लोन पेयर 1 1 2, 2 लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने 4 माइनस हाफ ऑफ शेयर पेयर 2 2 4, तो कितना आ गया ये 0। अब निकालते हैं फर्स्ट का क्लोरीन मान लेता हूँ, ये सेकेंड, फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन फर्स्ट, तो इस पे क्या होगा Fc = वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7 माइनस इस क्लोरीन पे लोन पेयर कितने 2 4 6, हाफ ऑफ इसका शेयर पेयर कितना 1 यानी कि 2, कितना होगा ये 0। दूसरे फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन सेकंड पे कितना होगा Fc = 7 माइनस इस पे सेम होगा 6 माइनस हाफ ऑफ 2 यानी कि 0। यानी कि हमने इस पे जब 1 2 3 4 जो एटम है इन पे निकाला, सब पे फॉर्मल चार्ज कितना आया 0, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट टेक्निक बता दी है, इससे आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो किसी का भी। लेविस डॉट बनाओ, और लेविस डॉट बनाने का मैंने असाइनमेंट में डाल भी दिया है, और उस दिन मैंने जो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड जो बताए थे वो लेविस डॉट ही थी, ठीक है। तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज आप आसानी से कैलकुलेट करो। और अब एक छोटा सा डेफिनेशन बचा हुआ है, उसको मैं बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है जैसे N2O2 जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो, शेयरिंग से जो हो, उनको कहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। तो प्रॉपर्टीज के अंदर हम लेंगे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डू नॉट फॉर्म
आयंस, ये आयंस फॉर्म नहीं करता। तो आयंस अगर फॉर्म नहीं करता तो क्या ये कैसे एग्जिस्ट करता है? सो एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स, इसलिए मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, याद रखोगे। जैसे जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, और भी काफ़ी मॉलिक्यूल है, शुगर है, यूरिया है, ये सब मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। क्लियर। दूसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, इनके बीच का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। ये होते हैं इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलोगे? मतलब कि इनसोल्यूबल है, नॉन पोलर का मतलब होते हैं जिनके अंदर कोई भी पोल एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ना हो, क्योंकि ये खुद आयंस में नहीं होते। ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से करंट पास नहीं होता। नमक का जो होता है वो मोल्टन स्टेट में करंट कंडक्ट करता है। ठीक है। और ये मोलिकुलर रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। किसमें? मोलिकुलर रिएक्शन। आप पूछेंगे कि सर मोलिकुलर रिएक्शन में कैसे करेंगे? उनमें करते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, वो ब्रेक और मेक होते हैं। मतलब कोवलेंट बॉन्ड आपका बनता है, टूटता है, उसके बेस पे ही आपकी ये रिएक्शंस होती है। तो क्या कहोगे? एक तो ये आयंस में नहीं होते, तो किस में होते हैं? मॉलिक्यूल्स में होते हैं। मॉलिक्यूल्स में जैसे ये इस तरह से मॉलिक्यूल, जैसे CO2, जैसे N2 मॉलिक्यूल में होते हैं। दूसरा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर में, और ये इनमें से करंट पास होता नहीं है। ठीक है। और ये कोवलेंट जो कंपाउंड आपके होते हैं, ये मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के, कोवलेंट बॉन्ड के बेस पे ये किस में क्या करते रहते हैं? आपके बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। रिएक्शन होगी तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड या तो मेक हो रहा होगा या कोवलेंट बॉन्ड उसके अंदर ब्रेक हो रहा होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आप कोवलेंट और आयनिक में कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, कोई भी 5 डिफरेंस कर लेना कोवलेंट और आयनिक मॉलिक्यूल्स में। मैंने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बता दी थी, मैंने कोवलेंट की, दोनों को बीच में स्लैश लगा के आप दोनों तरफ आप उसको लिख देना, वो क्या होंगे? आपका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने कोवलेंट बॉन्ड आपको बता दिया था, आयनिक बॉन्ड बता दिया था। अब तीसरा जो बॉन्ड है वो बता देता हूँ, डेटिव बॉन्ड क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। It is that type of bond which is formed by complete transfer of electron pair। अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आयोनिक, और इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन। जैसे एग्जांपल है NH3 आपके पास होता है, तो NH3 में ये होता है, एक लोन पेयर होता है। ये तीनों बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पे भाग नहीं ले रहा है, इसको लोन पेयर कहेंगे। तो क्या कहोगे बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन? विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, चाहे वो कोवलेंट हो चाहे आयनिक हो, और विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, वो लोन पेयर। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है सिंगल कोवलेंट, ये भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट, और ये भी सिंगल कोवलेंट, तो ये तीनों तो हो गए बॉन्ड पेयर। ये इलेक्ट्रॉन किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गए? लोन पेयर। तो यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या बोलेंगे? या तो लोन पेयर बोलेंगे या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे भाई? इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच। ये अगर इलेक्ट्रॉन अपना पूरा ट्रांसफर कर देता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से अगर अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, तो जो इनके बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, इस एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
ये एरो दिखाने का मतलब है कि इसने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन का उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो इस एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर देता है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, डोनर मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो क्या बोलोगे, NH3 एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर, और यानी कि वो है इलेक्ट्रॉन रिच, वो कैपेबल है किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करने के लिए। BF3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की है कमी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इस बोरॉन को दे देता है। तो ये क्या जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं हम, डेटिव बॉन्ड कहते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे NH3 आपके पास है, ये H है, ये H है, ये H है, ये लोन पेयर है। अगर ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का मतलब लॉस कर रखा है, तो ये तो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, NH H H H, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये जो बॉन्ड बना है इनके बीच में, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, डेटिव बॉन्ड। तो क्या हुआ, इट इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। मैंने असाइनमेंट में लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना मैंने पहले करवा दिया था, कुछ मैंने 10-15 प्रैक्टिस मैंने खुद बना के उसको दी है, किसी बच्चे को डाउट हो पूछ लेना। बाकी ये टॉपिक 3 टॉपिक हो गए हैं, मैं ये तीनों टॉपिक जितने भी अब तक जो टॉपिक हुए हैं 3 पार्ट में इस यूनिट को करवाएंगे। एक पार्ट खत्म हो गया है, दूसरा पार्ट हार्डवाइजेशन है, तीसरा है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर यानी कि एमओटी थ्योरी। तो मैं पहला जो पार्ट है इसको अब आपको 1-2 दिन का टाइम दूंगा, और आपका जो भी मैंने असाइनमेंट दिए उनके बेस पे मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा। हर बच्चे को टेस्ट देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट रिवीजन में या किसी में भी कोई उसको लगता है कि नहीं आया है वो पर्सनली पूछ ले, वो सारे के सारे असाइनमेंट मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। जितने भी इसमें आपको 7-8 नोट्स के करीब मैंने दिए हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे पहले इनके कंप्लीट मैं जो नोटबुक है उसको चेक करूंगा, और कंप्लीटली इस यूनिट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे करवा के देखूंगा। उसी के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर होगा, टेस्ट होगा 1-2 दिन के अंदर इस पार्ट का। थैंक यू।